243 एन बता दीजिए। 43 जहां पर ये वाला प्रावधान था कि कुछ क्षेत्रों में यानी कुछ राज्यों में या कुछ क्षेत्रों में इस 73वें संविधान संशोधन का लागू ना होना, वही वाला ना? हाँ या ना? यस सर, यही वाला। ठीक है। हाँ, तो हमारे यहाँ जो आर्टिकल 244 है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया जाता है, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया यानी 5वीं और 6ठी अनुसूची। ये जो शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया होते हैं, यहां पर 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान किस तरीके से लागू होंगे, एज इट इज लागू होंगे, कुछ परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, ये संसद विधि के द्वारा निर्धारित करते हैं। इसके अलावा जो मेघालय है, मेघालय बोल रहा हूं, मणिपुर के अंदर जो वहां पर पर्वतीय परिषद पाई जाती है, वहां पर यह प्रावधान लागू नहीं होता। जो पश्चिम बंगाल है वहां पर कुछ पूछ रहा था कोई? तो हाँ, पश्चिम बंगाल में जो गोरखा परिषद होती है, एक निर्धारित क्षेत्र के अंदर गठित की जाती है, दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद, तो उन क्षेत्रों में लागू नहीं होता। इसके अलावा आर्टिकल 243 में यह भी कहा गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर एसटी का रिजर्वेशन नहीं होगा। ये आज हम लोग पढ़ेंगे, एक अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों का रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। इसके अलावा कुछ अन्य राज्य हैं जैसे नागालैंड है, मेघालय है, ऐसे राज्यों में भी 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते। वहां के लिए कुछ राज्य की विधानमंडल की अलग व्यवस्था के तहत पंचायतों को लागू किया जाता है। तो क्योंकि भारत के अंदर प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, वहां के लोगों की संस्कृति, वहां के लोगों का कल्चर अलग अलग होता है। इसलिए कुछ क्षेत्रों के अंदर 73rd अमेंडमेंट के सारे प्रावधान लागू नहीं होते, कुछ प्रावधान लागू होते हैं, कहीं सारे भी लागू होते हैं और कहीं पर बिल्कुल लागू नहीं होते। तो इस तरीके से आर्टिकल 243 के अंदर प्रावधान किया गया है देश की, राज्यों की जो भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता है उसको ध्यान में रखते हुए। चल, मैंने आप लोगों को 2 वीडियो लेक्चर सेंड किए थे जो कि अनलिस्टेड है, यानी जिसके पास वो लिंक है वही देख सकता है। तो जिसके अंदर मैं पहले आप लोगों को संविधान संशोधन के बारे में समझा चुका हूं और उसके अंदर मैंने 42वें संविधान संशोधन तक करवाया था। आप उसको दोबारा देख लीजिएगा। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अमेंडमेंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया या कोई प्रावधान, तो आप कल की क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे 44th अमेंडमेंट से, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सबसे पहली बात यहां पर आप लोग बड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग कार्यपालिका पढ़ चुके हैं, हम लोग विधायिका पढ़ चुके हैं, हम लोग न्यायपालिका पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट भी पढ़ लिया है, हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा, हमने डीपीएसपी पढ़ा, हमने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा। वहां पर भी आप लोगों ने काफी सारे संशोधनों को पढ़ा था। जैसे मूल अधिकार में आपने पढ़ा था कि संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो ऐसा नहीं होता। संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन का मतलब संविधान में होने वाले परिवर्तन, और संविधान में होने वाले परिवर्तन का मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 के बीच में ही कोई परिवर्तन हुआ होगा, या फिर जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उसमें कोई परिवर्तन हुआ होगा। और आप लोगों ने भाग 3 पढ़ लिया, यानी आर्टिकल 12 से 35, डीपीएसपी पढ़ ले 36 से 51,
फिर 51A पढ़ा। फिर आपने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में संघ में आर्टिकल 52 से लेकर 151 CAG भी पढ़ लिया है। उसके बाद फिर आप लोगों ने वहां से शुरू किया राज्य की कार्यपालिका से, और 152 से लेकर आपने लगभग 237 तक पढ़ा। तो एक तरीके से आप लोगों ने अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 237 तक पढ़ लिया है। उसके बाद पूरा का पूरा आर्टिकल 244 पढ़ा, 244 से लेकर 243O और 243P से लेकर 243ZA। यानी आपने लगभग 395 में से, और 352 से 360 भी पढ़ा। आपने लगभग 395 अनुच्छेद में से लगभग 200, सवा 200 या 250 के आसपास आर्टिकल पढ़ लिए हैं अभी तक। और समय समय पर जहां जहां, क्योंकि मैंने आर्टिकल के हिसाब से भी पढ़ाया है, और हर जगह मैंने बताया था कि कहां कौन सा अमेंडमेंट हुआ है। तो अगर आपने वो पढ़ा है, अब अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, तो अब याद हो जाना चाहिए। अगर अभी भी याद नहीं हो रहा फिर दिक्कत है। जैसे अगर आप लोग ने 15वें संविधान संशोधन को पढ़ा कि हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष किया, यह आपने हाई कोर्ट में पढ़ा था। आपने वहां पर भी पढ़ा था कि उच्चतम न्यायालय की आयु का निर्धारण संसद करती है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। ये दोनों ही अमेंडमेंट 15वें संशोधन के द्वारा हुए थे। तो उसी प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पहले आप लोगों ने पढ़ा उसको बार बार रिवाइज कीजिए, फिर अमेंडमेंट को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा रिवाइज हो रहा है। अगर ये सोचोगे कि अमेंडमेंट एक अलग टॉपिक है तो, और बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नया है, तो समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि पूरा का पूरा संविधान आपस में इंटरलिंक होता है, अंतर संबंधित होता है। चलो बहरहाल बात करते हैं 44th अमेंडमेंट की। हम सभी जानते हैं कि संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में बताता है। मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी एक वर्ग था। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार 2 जगह उल्लेखित था, आर्टिकल 31 यानी अनुच्छेद 31, और दूसरा अनुच्छेद 19(1) च में। 19 के अंदर क्या है, 19(1) में दी गई हैं 6 स्वतंत्रताएं। उससे पहले संपत्ति वाली भी होती थी, तो हमने 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। यानी मूल अधिकारों की श्रेणी अब 7 से घटकर कितनी रह गई, 6 रह गई। और हमने इसी 44th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया 300 का, और उसमें रखा गया है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार है। कई बार मैंने देखा है कि एग्जाम के अंदर हिंदी में वो डाल देते हैं कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार। इंग्लिश में एक ही शब्द याद रखिएगा, लीगल राइट है। हालांकि मेरे ख्याल से कानूनी से ज्यादा सही शब्द होना चाहिए विधिक अधिकार, क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि संपत्ति के अधिकार को विधि के द्वारा संरक्षित किया जाएगा। इसका मतलब ये एक लीगल राइट है। तीसरी बात, कार्यपालिका में पढ़ा था आप लोगों ने कि मूल संविधान में कहा गया था कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया कि सलाह बाध्यकारी होगी, और 44th अमेंडमेंट के द्वारा कहा कि सलाह को एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और उसके बाद उसे सलाह को मानना पड़ेगा। यह आपने कार्यपालिका में पढ़ा था एक बार फिर से। आपातकाल में बहुत सारे परिवर्तन हुए। आपने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में पढ़ा था कि संविधान संशोधन का आपातकाल पर क्या प्रभाव पड़ा। तीन संशोधन बताए थे मैंने, 38वां संविधान संशोधन, 42वां और 44वां। क्योंकि यहां पर 44वां पढ़ रहे हैं तो उसकी बात एक बार फिर से कर लेते हैं कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। पहले क्या होता था, आंतरिक अशांति। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को जोड़ा गया। यह कहा गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल करता है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। संसद के अप्रूवल की अवधि को 2 महीने से घटाकर 1 माह किया गया। संसदीय अनुमोदन का आवधिक प्रावधान जोड़ा गया। आवधिक का मतलब कि अगर एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो 6 महीने तक लागू रहेगा, उसके बाद फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा।
साधारण बहुमत की जगह विशेष बहुमत किया गया। लोकसभा 1/10 सदस्यों के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं केवल युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर ही स्वतः निलंबित होती हैं। आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। केवल उन्हीं कानूनों को न्यायालय से संरक्षण मिलेगा जो कि आपातकाल से जुड़े हुए हैं। वहां पर पढ़ा था, यही बातें वापस से है। राष्ट्रपति शासन में क्या हुआ, उसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष की गई। 1 वर्ष के बाद जारी रखने के लिए 2 शर्तें कही गई। पहला, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि इस राज्य में अभी चुनाव करवा पाने संभव नहीं है। और दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाओ, जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल में भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऐसा प्रावधान 44th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। और एग्जाम के अंदर एक बार सवाल भी पूछा गया था एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में 2017 या 18 में कि 44वें संविधान संशोधन का आपातकाल पर क्या प्रभाव पड़ा, 15 नंबर में पूछा गया था। यही सारे बिंदु हैं जिसका 44th अमेंडमेंट से है। बाकी 42वें के द्वारा क्या हुआ, 32वें के द्वारा क्या हुआ, ये हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में पढ़ा था। अगले संशोधन पर आते हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, और ये पूरे भारत में लागू होता है 1 मार्च 1985 को। इस अमेंडमेंट के द्वारा हमने संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची को जोड़ा। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। वर्तमान में उसे कहा जाता है दल बदल निरोधक कानून, क्योंकि 52वें संशोधन के द्वारा हमने 10वीं अनुसूची को जोड़ा और आगे चलकर 91वें संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी परिवर्तन हुआ था। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उस समय सीमा रखी गई थी कि 1/3 सांसद या विधायक अगर दल बदलते हैं तो उनकी 1/3 से कम, मान लीजिए कि चुनाव हो गए, अगर एक राजनीतिक दल के 1/3 से कम सदस्य अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल की सदस्यता लेते हैं चुनाव के जीतने के बाद, तब उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है दल बदल कानून के तहत। अगर 1/3 या 1/3 से ज्यादा अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे में जा रहे हैं तब सदस्यता रद्द नहीं होगी, तब यह माना जाएगा कि राजनीतिक दल का विघटन हो गया है। जैसे मान लीजिए कि एक राजनीतिक दल में कुल 90 लोग हैं, 90 का 1/3 का मतलब लगभग 60 लोग। 60 लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए या भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए, तब उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। 1/3 से अगर कम जाएंगे तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और यहां पर फैसला करता है लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के मामले में और विधानसभा के मामले में विधानसभा का अध्यक्ष। 52 अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया था। आगे चलकर 91st अमेंडमेंट के द्वारा इस सीमा को 1/3 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 2/3। वर्तमान में 2/3 सांसद या विधायक अगर दल को बदलते हैं चुनाव जीतने के बाद, तब उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। अगर 2/3 से कम बदलते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, हो ही जाती है। और इसमें दल बदल के मामले में हमेशा उस सदन का जो अध्यक्ष होता है वही निर्णय करता है। तो पहले 1/3 थी, 91st अमेंडमेंट के द्वारा 1/3 से बढ़ाकर 2/3 कर दी। इसका मतलब यह नहीं कि 10वीं अनुसूची में केवल यही प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में और भी प्रावधान है जो कि हम अनुसूची वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं, तो 10वीं अनुसूची को 52 अमेंडमेंट के द्वारा हमने संविधान में जोड़ा। अगला 2-3 अमेंडमेंट है, हालांकि पूछे जाने मुश्किल है, लेकिन फिर भी 53वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा हमने मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया। मिजोरम पहले संघ राज्य क्षेत्र हुआ करता था, यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। और आगे चलकर हमने 53rd अमेंडमेंट के द्वारा
मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र को 23वें राज्य का दर्जा दिया और उसकी विधानसभा की सीटों की संख्या 40 निर्धारित की। वरना आप लोगों ने पढ़ा था कि विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 560 हो सकती है। लेकिन हमारे यहां कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें मिजोरम भी आता है। मिजोरम को 53rd अमेंडमेंट के द्वारा हमने यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया और उसकी विधानसभा की सीटों की संख्या 40 निर्धारित की। इसी प्रकार 55वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश भी पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, इसको हमने भारत के 24वें राज्य के रूप में स्थापित किया। अरुणाचल प्रदेश भी पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, मिजोरम भी हुआ करता था, गोवा भी संघ राज्य क्षेत्र हुआ करता था, मेघालय भी संघ राज्य क्षेत्र हुआ करता था। समय समय पर अलग अलग अमेंडमेंट के द्वारा हमने इन संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों के रूप में परिवर्तित किया है। आगे चलकर 56वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने संघ राज्य क्षेत्र गोवा को राज्य की श्रेणी के रूप में स्थापित किया। पहले गोवा और दमन दीव एक साथ हुआ करते थे और दोनों ही संघ राज्य क्षेत्र हुआ करते थे। इस अमेंडमेंट के द्वारा हमने गोवा को राज्य बना दिया और जो दमन दीव था वो संघ राज्य क्षेत्र ही रह गया और गोवा में विधानसभा की सीटों की संख्या रखी गई इस अमेंडमेंट के द्वारा 30। हालांकि ये मुश्किल है आने, लेकिन एक जानकारी के लिए। 58th अमेंडमेंट ये आ सकता है क्योंकि ये चर्चा में भी रहा था, पिछले साल काफी ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि संविधान की बहुत सारी पुस्तकें अलग अलग प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। तब फिर ये मामला बहुत चर्चा में आ गया था कि क्या संविधान का प्रकाशन करने का अधिकार किसी निजी संस्था को है या नहीं। तो ये वाला अमेंडमेंट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कर जो संविधान का हिंदी वर्जन था उसको प्रकाशित करने का अधिकार किसे है। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा हमने संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा 394A और भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया था। फिर भारत के राष्ट्रपति ने जो विधि मंत्रालय है उसे अधिकार दिया, विधि मंत्रालय के प्रकाशन विभाग को, और उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि नहीं, निजी प्रकाशक या जो प्राइवेट एजेंसियां होती हैं वो भी भारत के राष्ट्रपति के नाम से संविधान को प्रकाशित कर सकती हैं, हिंदी वर्जन या अंग्रेजी वर्जन को। तो इसलिए ये आर्टिकल महत्वपूर्ण या अमेंडमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि आसान है कि इसके अंदर वोटिंग की जो आयु है पहले 21 साल हुआ करती थी, बाद में इसे 18 वर्ष कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग कब 3 सदस्यीय था और कब वापस से फिर 1 सदस्यीय बन गया। लेकिन यहां पर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वोटिंग की आयु है वो 21 साल से घटाकर 18 कर दी और वर्तमान में 18 साल में लोगों को राइट टू वोट का अधिकार मिलता है, मतदान करने का अधिकार। मतदान करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। हाँ, विधिक अधिकार से ज्यादा संवैधानिक अधिकार पर बल दिया जाता है। और इसकी तारीख याद रखिएगा कि अमेंडमेंट 1988 का है, लेकिन लागू होता है 1989 में। जैसे आपने पढ़ा था 73वां संविधान संशोधन 1992, लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। 74th अमेंडमेंट 1992, लागू कब हुआ? 1 जून 1993। तो इसकी तारीख याद रखिएगा कि 28 मार्च 1989 को यह अधिनियम लागू हुआ, लेकिन अधिनियम 1988 का है। आगे चलकर 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, और यह लागू होता है 2 साल के बाद 12 मार्च 1992। ये आप लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग पढ़ने वाले हैं एक साथ, तो वहां पर ही आएगा। हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को जो हमारे देश का संविधान था, जो प्रावधान थे, उसमें आर्टिकल 338 था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 338 नहीं होगा। अगर 395 अनुच्छेद थे तो 338 भी रहा होगा।
तो आर्टिकल 338 में कहा गया था कि जो अनुसूचित जाति हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए हम एक अधिकारी का गठन करेंगे। मतलब आर्टिकल 338 में कहा गया था कि एससी और एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। कोई आयोग करने की बात नहीं की गई थी, सिर्फ इतना कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करने के लिए भारत का राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। इस 65वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, कहा कि अधिकारी नहीं, एक आयोग होगा, और उस आयोग का नाम क्या होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन। अधिकारी की जगह एक आयोग बनाया गया जो कि एससी और एसटी दोनों के लिए एक था। यह हुआ था 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल संविधान में कोई आयोग नहीं था। एससी एसटी के हितों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी होगा। अधिकारी की जगह एक राष्ट्रीय आयोग के गठन करने की बात इस 65वें संशोधन के द्वारा की गई, और इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग भी गठित हुए, और एक भी नहीं 4 आयोग बने थे, जो कि आप लोग कल पढ़ेंगे। और आगे जाकर अगले अमेंडमेंट में आप पढ़ेंगे कि 89th अमेंडमेंट के द्वारा हमने ये जो दोनों के लिए आयोग बना था एक साथ, इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और आर्टिकल 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यानी मूल संविधान में क्या था, अधिकारी था एससी एसटी दोनों के लिए। 65वें संशोधन के द्वारा दोनों के लिए एक साथ एक आयोग बनाया गया। 89th अमेंडमेंट के द्वारा हमने उस संयुक्त आयोग को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एससी कमीशन अलग होगा, एसटी कमीशन अलग होगा। यह हुआ था 89th अमेंडमेंट के द्वारा। यह अधिनियम लागू हुआ था 28 सितंबर 2003 को, और आयोग का गठन हुआ था 19 फरवरी 2004 को। आगे आएगा ये आगे 69th अमेंडमेंट 1991। कुल मिलाकर इसमें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया, जिसे कहा जाता है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर कहा जाने लगा दिल्ली को। और दिल्ली के अंदर इसी अमेंडमेंट के द्वारा विधानसभा बनी। इससे पहले दिल्ली में विधानसभा नहीं हुआ करती थी। दिल्ली पूर्णतः राष्ट्रपति के कंट्रोल में हुआ करता था। इस अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली के अंदर विधानसभा बनी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने लगी, सरकार आने लगी। और दिल्ली में वर्तमान में भी 70 सदस्यीय विधानसभा है, और जिसमें 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। राज्यों में क्या होता है, विधानसभा की कुल संख्या का 15% मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद होती है, लेकिन दिल्ली के मामले में यह आंकड़ा 10% का है। यानी एक मुख्यमंत्री होगा, 6 अन्य मंत्री होंगे। वहां पर यह व्यवस्था इस अमेंडमेंट के द्वारा की गई। आगे 70वां संविधान संशोधन अधिनियम आपने ये पढ़ा था अनुच्छेद 55 में, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था। सर क्वेश्चन ऐसे ही तो आ सकता है, मतलब कि इस संशोधन अधिनियम से किस आर्टिकल में संशोधन हुआ था, इस 69 से किस आर्टिकल में संशोधन? रेयर आता है, मतलब बहुत रेयर। पिछली बार मैंने इतने सारे एग्जाम देखे हैं, बहुत रेयर आता है। कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट अगर होता है ना, तो उससे फिर भी आ जाता है। जैसे पिछली बार ही आया था 104, लेकिन वो आप उसको थोड़ा सा अलग तरीके से जज कर रहे हैं। वो बेसिकली ये था कि 368 के अंदर एक नया प्रावधान जोड़ा गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि अगर जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई चेंज करना है, तो ऐसे प्रावधानों में भी संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से पास करवाना होगा। तो वो एक अलग तरीके का प्रावधान था, उसके अंदर उस तरीके से मेंशन नहीं किया गया था। इसके अलावा 70th अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुद्दुचेरी को जगह दी गई। हालांकि अभी तक इसमें अमेंडमेंट कर
कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अपनी आरटीआई के आंसर में कहा कि कश्मीर शामिल है। यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा, अभी होने ही वाला है कुछ समय के बाद, तो उसमें कश्मीर विधानसभा के विधायक भी भाग लेंगे अगर उस समय वह काम कर रही होगी। अभी तो नहीं है, लेकिन उस समय अगर होगी तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। बेशक इसमें अभी तक कश्मीर को शामिल किया नहीं गया है। आगे चलकर 71st अमेंडमेंट हुआ। इसके द्वारा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में परिवर्तन हुआ था। 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। आगे चलकर 21वें संशोधन के द्वारा हमने 15वीं भाषा जोड़ी सिंधी के रूप में, और 71st अमेंडमेंट के द्वारा हमने 3 नई और भाषाएं जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा हमने सिंधी को जोड़ा 21वें संशोधन के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा के रूप में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा। और आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या हो गई है 22। इस अमेंडमेंट के द्वारा 18 हुई थी, मूल में 14 थी। 15वीं सिंधी 21वें संशोधन के द्वारा, 71वें के द्वारा 16वीं, 17वीं, 18वीं। ये हमने पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि 21वें संशोधन के द्वारा हमने 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा, क्योंकि मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। आगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993, ये हमने कल ही पढ़ा था, विस्तार पूर्वक पढ़ा था। मूल बात इसमें याद रखनी है, भाग 9 आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक, नई अनुसूची 11, और इसमें दिए गए हैं 29 विषय। कल हम लोगों ने कल और परसों 73rd और 74th अमेंडमेंट को विस्तार पूर्वक पढ़ा था। 74th अमेंडमेंट 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया। फिर 73 से उसमें संशोधन भी हुआ था, इसमें 280 में 280 आर्टिकल 73rd अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 280 में जो चेंज हुआ था, हाँ मैंने बताया था ना कि आर्टिकल 280 के अंदर ये प्रावधान जोड़ा गया था। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर, उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या फिर उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकता है, जो कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर बनेगा। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और इनकी योग्यताएं, इन सब के बारे में संसद विधि के द्वारा प्रावधान करेगी। उसके बाद वित्त आयोग के कार्य बताए गए हैं अनुच्छेद 280 में। पहला कार्य बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में करों का कैसे विभाजन होगा, इसके सिद्धांतों को तय करना। अलग अलग राज्यों के बीच में जो करों का विभाजन होता है, उसके सिद्धांतों को तय करना। दूसरा, भारत की संचित निधि में से राज्यों को अगर अनुदान दिया जा सकता है तो उसकी सिफारिश करना। तीसरा, राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए अन्य विषयों पर सिफारिश करना। ये 3 कार्य वित्त आयोग के मूल संविधान में बताए गए थे। 73rd अमेंडमेंट के द्वारा एक चौथा कार्य जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए भी वित्त आयोग, यानी आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। और वर्तमान में भी हमारा जो सेंटर का फाइनेंस कमीशन है, वो पंचायतों नगर पालिकाओं के संदर्भ में केंद्र के वित्त आयोग को भी सुझाव देता है। तो मैं आपके नोट्स में मेंशन कर दूंगा, यहां पर मेंशन नहीं था। 74th अमेंडमेंट, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 का आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG, नई अनुसूची 12 और इसमें टोटल विषय दिए गए 18। तो आप कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 280 में
73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसके माध्यम से यह कहा गया कि पंचायतों नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए वित्त आयोग राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, आर्टिकल 280 के तहत। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 77th अमेंडमेंट 1995। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा, फंडामेंटल राइट में आप लोगों ने पढ़ा था। इसके द्वारा हमने संविधान में 16(4)A जोड़ा था मूल अधिकारों में। हालांकि मूल अधिकारों की पीडीएफ कल आप लोगों को मिलेगी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी की, लेकिन मैंने वहां पर आप लोगों को पढ़ाया था कि आर्टिकल 16 में 16(4)A हमने 77th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि जो एससी और एसटी के लोग हैं उन्हें प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। पहले केवल सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में, अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन था, लेकिन एससी एसटी को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का प्रावधान 16(4)A के द्वारा किया गया। इसी में एक अमेंडमेंट हुआ था और यह भी बताया था मैंने, 85वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा यह कहा गया कि अगर मान लीजिए कि किसी एससी एसटी कम्युनिटी के किसी अभ्यर्थी को या किसी भी अधिकारी को प्रमोशन मिल जाता है तो वह सीनियर कहलाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह कहा था कि नहीं, प्रमोशन से अगर आपने प्रमोशन में रिजर्वेशन कर दिया है तो वो सीनियर नहीं बनेगा। सीनियरिटी हम वहीं से देखेंगे जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट की तारीख से सीनियरिटी निर्धारित होगी। जिसकी पहले अपॉइंटमेंट हुई है वही सीनियर होगा, चाहे प्रमोशन किसी का भी हो जाए। लेकिन आगे चलकर सरकार ने 85वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा कि अगर एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता है तो वो सीनियर भी कहलाएंगे, बेशक उनकी अपॉइंटमेंट की डेट बाद की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सरकार ने इस 85वें संविधान संशोधन को बैक डेट से लागू किया, भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया, 17 जून 1995, क्योंकि 17 जून 1995 को ही यह प्रावधान लागू हुआ था कि एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, और प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा और वो सीनियर भी कहलाएंगे। ये 85th अमेंडमेंट के द्वारा हुआ। आगे चलकर नेक्स्ट अमेंडमेंट है 81वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह भी मैंने आप लोगों को मूल अधिकार में बताया था। 16(4)A के बाद क्या जुड़ा था? 16(4)B, जिसमें क्या था? कैरी फॉरवर्ड रूल, आगे ले जाने का नियम, कि अगर मान लीजिए कि पिछले साल कुछ भर्तियां जो रिजर्वेशन की, एससी एसटी ओबीसी की भर्तियां अगर नहीं भर पाई तो अगले साल क्या हो जाएंगी? कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, अगले साल की भर्तियों में ऐड हो जाएंगी। और यही प्रावधान हमने 16(4)B के द्वारा जोड़ा, यानी जो बैकलॉग की भर्तियां होती हैं उन्हें आगे ले जाने का नियम। बैकलॉग का मतलब कि अगर मान लीजिए कि 2021 में भर्ती निकली, उसमें जो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन था, ओबीसी का जो रिजर्वेशन था, वो नहीं भर पाया, भर्तियां नहीं भर पाई, पद खाली रह गए, तो जितने पद खाली रह गए वो 2022 की भर्ती में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओबीसी के लिए कैरी फॉरवर्ड रूल केवल 2 सालों के लिए लागू रहता है, 2 साल के बाद उन भर्तियों को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन एससी एसटी का जो आगे ले जाने वाले नियम है वो लाइफ टाइम के लिए लागू रहता है। एमपी में काफी अभी कुछ समय पहले ओबीसी में बहुत बड़ा आंदोलन या फिर बच्चों ने विद्रोह किया था, आंदोलन किया था कि ओबीसी की जो बैकलॉग की भर्तियां हैं उन्हें अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड करो। लेकिन ओबीसी में कैरी फॉरवर्ड का रूल केवल 2 सालों के लिए होता है कि अगर मान लो इस साल नहीं भर पाई तो अगले साल भी नहीं भर पाई तो उससे अगले साल, इससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते। लेकिन एससी एसटी की जो भर्तियां नहीं भर पाई, पद नहीं भर पाए, उससे वो लाइफ टाइम तक आगे 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 ले जा सकते हैं जब तक वो नहीं भरी जाती। हालांकि वर्तमान में आजकल इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये नियम 81वें संविधान संशोधन के द्वारा 16(4)B में जोड़ा गया। अगला 83rd अमेंडमेंट, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट से जुड़ता है क्योंकि ये वहां पर नहीं बताया था जब मैंने आपको 243M बताया था। आर्टिकल 243M ये बताता है कि 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान किन राज्यों में या किन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। आर्टिकल की हेडिंग होती है छूट प्राप्त राज्य क्षेत्र,
तो इस अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर जो पंचायतें हैं वहां पर एसटी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, छूट दी गई। यानी अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण न करने की छूट प्रदान की गई इस 83 अमेंडमेंट के द्वारा। और ये इसके लिए हमने संविधान में 3A को जोड़ा था 243M में। इतना याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। आगे 84th अमेंडमेंट, ये आप लोगों ने संसद में भी पढ़ा था और विधानमंडल में भी पढ़ा था, जिसके द्वारा यह कहा गया था कि 2026 तक जब अगली जनगणना के आंकड़े नहीं प्रकाशित हो जाते तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। संसद में भी पढ़ा था लोकसभा के समय, और जब विधानसभा के आर्टिकल पढ़े थे तब भी पढ़ा था कि 84th अमेंडमेंट के द्वारा 2026 के बाद जब अगली जनगणना के आंकड़े जब तक प्रकाशित नहीं हो जाते, लोकसभा और विधानसभा की सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर रहेगा। वर्तमान में जो 543 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से 412 सीटें जनरल कैटेगरी की हैं, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। और इसमें ये जो 412 सीटें हैं ये 1971 की जनगणना के आधार पर है, लेकिन ये जो एससी और एसटी की सीटें हैं ये 1971 नहीं बल्कि 2001 की जनगणना के आधार पर है। और 87th अमेंडमेंट के द्वारा हमने एससी एसटी की सीटों को 2001 की जनगणना के आधार पर कर दिया। पहले 1991 में हुआ करता था। जनरल की सीटें 1971 के आधार पर ही हैं, एससी एसटी की पहले 1991 की जनगणना के आधार पर होती थी, लेकिन 87th अमेंडमेंट के द्वारा हमने अनुच्छेद 330 और 332 में परिवर्तन कर 2001 की जनगणना के आधार पर निश्चित किया है। 86 अमेंडमेंट 2002, ये हमने पढ़ा है, मैं केवल एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि फंडामेंटल राइट में क्या हुआ आप जानते हैं, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों में क्या हुआ यह भी आप लोगों ने पढ़ा है कि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 45 में क्या चेंज हुआ, डीपीएसपी में क्या चेंज हुआ यह भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें कोई भी नई बात नहीं है, 4 दिन पहले ही आप लोगों ने इन तीनों बातों को पढ़ा था। और 86 अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रावधान हुए और ये 2002 का अधिनियम है और 12/12/2002 को लागू हुआ। और इस वाले प्रावधान को लागू करने के लिए संसद ने कानून बनाया, कौन सा, राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE अधिनियम 2009। किसको लागू करने के लिए, 21A को लागू करने के लिए। और वो कानून कब लागू हुआ, वो कानून लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। अमेंडमेंट 2002 का है, लागू भी 2002 को होगा, लेकिन इस प्रावधान को लागू करने के लिए जो संसद ने कानून बनाया वो 2009 का है, वो लागू 1 अप्रैल 2010 को होता है। राइट टू एजुकेशन 2010 का 10 में है RTE ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो 2010 में लागू हो गया था, 2009 का कानून था। 87th अमेंडमेंट, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। और इसको मैंने संसद में भी बताया था, विधानसभा में भी बताया था। सबसे पहले इसमें यह कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाते हैं, कि जनसंख्या तो एक आधार है, क्योंकि सीटों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर होता है कि कितनी जनसंख्या पर कितनी सीट होगी, यानी एक सीट कितनी जनसंख्या पर होगी, वो 1971 की जनसंख्या है। लेकिन जो निर्वाचन का क्षेत्र होता है कि इंदौर है, उज्जैन है, ये जो निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाते हैं ये 2001 की जनगणना के आधार पर बांटे जाते हैं। और कब तक रहेंगे, 2026 तक। ये वाला प्रावधान 87th अमेंडमेंट के द्वारा हुआ। वहां पर जनगणना के आधार पर जो सीटों को बांटने की बात है वो 1971 की जनगणना के आधार पर होगी, वो 84th अमेंडमेंट है। लेकिन यहां पर क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण का मतलब किस कौन सी सीट होगी, कितना एरिया होगा उसका,
वो 2001 की जनगणना है। और इसी के द्वारा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं, ये 2001 की जनगणना के आधार पर हैं। जनरल की सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर हैं। पहले SC ST के लिए जो रिजर्वेशन का आंकड़ा हुआ करता था वो 1991 की जनगणना होती थी, लेकिन 87th अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया 2001, यानी वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा में जो SC ST की सीटें रिजर्व हैं वो किस पॉपुलेशन के आधार पर हैं, तो 2001। ये कब हुआ? 87th अमेंडमेंट के द्वारा हुआ। और जो जनरल कैटेगरी की सीटें हैं SC ST को छोड़कर सामान्य वर्ग की, वो 1971 की जनगणना के आधार पर हैं। कब तक रहेंगी? वो भी 2026 तक रहेगी, ये भी 2026 तक। वो 84th अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये 87th अमेंडमेंट के द्वारा। ये चीज अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। आगे 89th अमेंडमेंट, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने 65 अमेंडमेंट में बताया कि इसके द्वारा जो एक आयोग बना था, मूल संविधान में क्या था? SC ST के हितों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। 65वें संशोधन के द्वारा कहा कि SC ST कमीशन होगा, दोनों का एक साथ होगा। 89th अमेंडमेंट के द्वारा कहा कि अलग अलग होंगे, SC का अलग होगा, ST का अलग होगा। इसका मतलब आर्टिकल 338 को एक नए आर्टिकल के साथ जोड़ा गया, 338A। 338 में रह गया अनुसूचित जाति आयोग और 338A में आ गया अनुसूचित जनजाति आयोग। और ये कब लागू हुआ? यानी ये वाला जो प्रावधान है, ये जो आयोग है, इन्होंने कब से काम करना शुरू किया? तो 19 फरवरी 2004 से इन दोनों आयोगों का गठन हो गया था। अधिनियम तो लागू हो जाता है 28 सितंबर 2003 को, लेकिन आयोगों का गठन होता है 19 फरवरी 2004 को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस दिन अधिनियम लागू हुआ उसी दिन आयोग भी बन जाएंगे। जब आप लोग मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग पढ़ेंगे, वहां पर 2 तारीखें मिलती हैं कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ। एक तारीख अलग मिलती है, एक तारीख अलग मिलती है। गठन कब होता है? जब अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति होती है तब, या फिर जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन तब। तो वो वहां पर बात करेंगे, लेकिन यहां पर 89th अमेंडमेंट जो है वो 28 सितंबर 2003 को लागू हो गया था। लेकिन ये जो 2 आयोग हैं ये बनते हैं 19 फरवरी 2004 को। आगे 91st अमेंडमेंट, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था, कोई नई बात नहीं है। आपने पढ़ा था मंत्री परिषद में कि केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। और यहां पर केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की संख्या की बात है। राज्य मंत्री परिषद में भी आपने पढ़ा था कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, और मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 से कम भी नहीं होगी। यह भी आप लोगों ने पढ़ा था। और दिल्ली के मामले में 10% का आंकड़ा रहता है, वहां पर 15%, 12 ऐसा कुछ नहीं। टोटल विधानसभा की सीटों का 10% यानी 7, एक मुख्यमंत्री 6 मंत्री। ये भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। 52वें संशोधन के द्वारा हमने संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा। उस समय उसमें 1/3 की सीमा थी, अब यहां पर कितनी कर दी? 1/3 से ज्यादा 2/3। वर्तमान में 2/3 है। अगर 2/3 से कम सांसद या विधायक दल को बदलते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। अगर 2/3 या 2/3 से ज्यादा बदलते हैं तब सदस्यता रद्द नहीं होती, बल्कि जिस राजनीतिक दल को उन्होंने छोड़ा है उसका विघटन हो जाता है, भंग हो जाता है। आगे 92nd अमेंडमेंट, यह भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 थी। 21वें संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। आगे चलकर 71st अमेंडमेंट के द्वारा हमने 3 भाषाएं जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और उसी प्रकार 92वें संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22। ये बताया मैंने। 21वें संशोधन के द्वारा हमने सिंधी को जोड़ा।
जिससे भाषा की संख्या हो गई थी 15। 71वें संशोधन के द्वारा हमने 3 जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कितनी हो गई थी? 18। अब हमने 4 और जोड़ दी, तो अब कितनी होगी? 22। और वर्तमान में भी कितनी है? 22। और 21 प्लस 71 कितना होता है? 71 और 21 को अगर जोड़ोगे तो 92 ही आएगा। ठीक। अब आते हैं 93rd अमेंडमेंट 2005। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। कहां पढ़ा था? फंडामेंटल राइट में पढ़ा था। फंडामेंटल राइट में कौन से आर्टिकल में पढ़ा था? तो अनुच्छेद 15 में पढ़ा था, जहां पर कहा गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC ST को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और ये सरकारी ये जो शैक्षणिक संस्थान होंगे, ये सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी ही क्यों ना हो। अगर कोई माइनॉरिटी का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, चाहे वो गवर्नमेंट का ही क्यों ना हो, वहां पर रिजर्वेशन नहीं होता। बाकी उनको छोड़कर जो प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी हैं, एडिड हैं, हर जगह SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान राज्य कर सकता है। और ये 15(5) के तहत हमने 93rd अमेंडमेंट में जोड़ा। अब आते हैं 97th अमेंडमेंट। ये भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। संविधान में एक नया भाग जोड़ा, नोख। उसमें क्या बताया गया? सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। और उसमें आर्टिकल कहां से शुरू हो रहे हैं? भाग 9 में कहां से थे? 243 से लेकर 243O। भाग 9A में कहां से थे? 243P से लेकर 243ZG तक। अब यहां पर कंटिन्यू रह रहे हैं ZH से लेकर ZT तक। तो ये सहकारी समिति से जुड़ा एक नया भाग जोड़ा गया। अनुसूची कोई नहीं जोड़ी, एक भाग जोड़ा था। यहां पर सहकारी समितियों के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक दो बातें जो याद रखने की है कि अगर कोई सहकारी समिति बनाई जाती है तो उसमें जो डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर का मतलब उस कमेटी के जो डायरेक्टर होते हैं, निर्देशक होते हैं, उनकी अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। इसको याद रखिएगा। बाकी सहकारी समितियों के बारे में क्या प्रावधान होंगे वो सब राज्य की विधानमंडल तय करेगी, संसद का कोई काम नहीं है। यानी जहां जहां सहकारी समिति राज्य में बनती है वहां पर सारे प्रावधान राज्य की विधानमंडल तय करेगी। और सहकारी समिति अगर कोई बनती है तो उसमें जो डायरेक्टर होते हैं वो 21 से ज्यादा नहीं हो सकते। इन दो बातों को याद रखिएगा। समिति क्या करती हैं? सहकारी समिति का काम होता है किसी प्रकार के, जैसे सांची का दूध ये सहकारी समिति है, अमूल का दूध ये सहकारी समिति है। सहकारी समिति का मतलब जहां पर आम नागरिक आपस में मिलकर किसी प्रकार की उत्पादन की गतिविधियों से जुड़कर कोई काम करते हैं। और इसके लिए कानून होता है कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार एक्ट 1860, उसके तहत इन्हें पंजीकृत किया जाता है। इसमें सरकार भी भागीदारी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। केंद्र के स्तर पर इसमें सर एक मंत्रालय गठित किया गया अभी 2020 में, सहकारिता मंत्रालय, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। तो वो वही इस अधिनियम का देखरेख या नोडल मंत्रालय के रूप में काम करता है। इसके द्वारा हमने 97th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 43B जोड़ा था। ये मैंने नीति निदेशक सिद्धांतों में बताया था। 43A 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 43B 97th अमेंडमेंट के द्वारा ये भी बताया था। 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, संगम, संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार। मूल संविधान में केवल इतना था कि संगम या संघ बनाने का अधिकार। इस 97th अमेंडमेंट के द्वारा हमने संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार यानी इन शब्दों को जोड़ दिया इसके द्वारा। तो ये 3 परिवर्तन हुए थे 97th अमेंडमेंट के द्वारा। और यह अधिनियम लागू हुआ था 2012 में, 12 जनवरी 2012। अगला अमेंडमेंट ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि हमने एक आयोग गठित किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए। हालांकि मैंने यह भी बताया था कि किस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा
इस अमेंडमेंट को खारिज किया गया, वो आप लोग उसमें देखिएगा, पीडीएफ में भी देखिएगा। मैंने बताया भी था कि किस जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने इस 4-1 के बहुमत से इस अमेंडमेंट को असंवैधानिक करार दिया। वर्तमान में अधिनियम को क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया। अगला है 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 और यह लागू होता है 2015 में। इसका संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले भूमि समझौते से। भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया, बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत को दिया गया और इसके लिए साधारण बहुमत से संशोधन हो गया था। सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट कर भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि को बांटा गया था। भारत का ज्यादा क्षेत्र गया था, बांग्लादेश का कम गया था। ऐसा ही एक बार पाकिस्तान के साथ हुआ था बेरूबारी मामले में। तो ये 16वां संविधान संशोधन था। अब आते हैं आखिरी 5 संशोधन पर, 101 से लेकर 105। इसके अंदर 5-6 बातें होंगी हर अमेंडमेंट में जो आप लोगों को याद रखनी होंगी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 अधिनियम, लेकिन बिल नंबर था 122वां, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि प्रत्येक बिल पास हो ही जाए। अगर एक बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो, राष्ट्रपति उसे सहमति दे, तब जाकर वो अधिनियम बनता है। तो इसका बिल नंबर क्या है, 122, और अमेंडमेंट नंबर क्या है, 101। यानी ये विधेयक जब दोनों सदनों राष्ट्रपति से पास हो गया तो बन गया अधिनियम। जो बिल पास हो जाते हैं वो बन जाते हैं अधिनियम। तो बिल नंबर 122 है और अमेंडमेंट नंबर है 101। 101 का संबंध किससे है, जीएसटी से है। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया, जीएसटी को। और आप जानते हैं कि जीएसटी एक ऐसा कानून था जो कि संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों से पास करवाना था, क्योंकि जीएसटी से केंद्र और राज्य दोनों प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा संशोधन था जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए था। राज्यसभा से पहले पास होता है 3 अगस्त 2016 को। उसके बाद 5 दिनों के बाद 8 अगस्त 2016 को लोकसभा से पास हुआ। राष्ट्रपति ने इस बिल को 122वें बिल को स्वीकृति दी 8 सितंबर 2016 को, और आगे चलकर यह लागू हुआ पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को। और जब ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ तब इसे क्या कहा गया, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। यानी 8 सितंबर 2016 से पहले इसे कहा जाता था 122वां संविधान संशोधन बिल। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी तो यह क्या बन जाता है, अधिनियम। कौन सा अधिनियम, 101। और पूरे भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। इसके अलावा ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसे विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से पास करवाना था। पहला राज्य जिसने संसद के इस बिल को स्वीकार किया था तो असम। असम ने 12 अगस्त 2016 को इसे स्वीकार कर लिया था। लोकसभा से 8 अगस्त को पास हो गया। उसके बाद उन्हें सभी राज्यों की विधानसभाओं में भेज दिया। सबसे पहले जिस विधानसभा ने पास किया था वो था असम। मध्य प्रदेश ने पास किया था इसे 24 अगस्त 2016 को। इस अमेंडमेंट के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, एक भी नहीं बहुत सारे, क्योंकि इसने केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों को प्रभावित किया था। मैंने मेंस में एक सवाल करवाया था कि 101वें संविधान संशोधन का केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, 5 नंबर में शायद करवाया था सवाल। तो इसके द्वारा बहुत सारे परिवर्तन हुए। 246A जोड़ा, 268A जोड़ा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक आर्टिकल जोड़ा गया 279A, जिसमें बताया गया जीएसटी काउंसिल, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में बताया गया। और जीएसटी काउंसिल का मुखिया कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। वरना वित्त मंत्री आपको किसी भी आयोग या किसी भी समिति का मेंबर नहीं मिलेगा, अध्यक्ष नहीं मिलेगा, या तो प्रधानमंत्री मिलेंगे या राष्ट्रपति मिलेगा। लेकिन जीएसटी काउंसिल का जो मुखिया होता है वो वित्त मंत्री होता है, और जीएसटी काउंसिल का जो उपाध्यक्ष होता है वो राज्यों की सहमति से कोई तय किया जाता है। इसमें 279A महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़ा गया था, और भी बहुत सारे जोड़े गए थे।
इसके द्वारा हमने 368 में भी जोड़ा था। अगर मैंने जो आपको पहला वीडियो संविधान संशोधन का भेजा है उसमें देखिएगा 368 के अंदर उन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जहां पर विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। वहां पर जीएसटी काउंसिल के प्रावधान को भी जोड़ा गया कि आगे चलकर अगर जीएसटी काउंसिल में कोई चेंज करना है तो उसके लिए ऐसा संशोधन लाया जाएगा जो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडलों से पास करवाना पड़ेगा। आगे आते हैं 102 अमेंडमेंट 2018। सर आपने ये भी तो बताया था उस टाइम की इसमें छठी सातवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया। बिल्कुल किया गया था। छठी अनुसूची में नहीं, सातवीं अनुसूची में, क्योंकि सातवीं अनुसूची बताती है संघ राज्य समृद्धि और उसी में बताए गए हैं टैक्सेशन सिस्टम के बारे में कि किन विषयों पर कर लगाने का अधिकार किसे होगा। तो उसके संदर्भ में कई संशोधन अलग अलग आर्टिकल्स में भी हुए थे और सातवीं अनुसूची में तो होने ही थे, क्योंकि आपने सेवा कर को समाप्त किया, सर्विस टैक्स को समाप्त किया और सर्विस टैक्स को आपने अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करते हुए आर्टिकल 248 का उपयोग करते हुए संघ सूची में डाला था 92A के अंदर 92A एंट्री में। अब आपने जब जीएसटी को लागू किया तो आपने सर्विस टैक्स को समाप्त किया, तो संघ सूची के 92A नाम की सूची को आपने दोबारा से हटाया। इसके अलावा राज्यों के अंदर संघ केंद्र के अंदर जो अप्रत्यक्ष कर थे उन सबको भी समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर कर लाया गया। हालांकि इसमें अभी भी पेट्रोल या जो ये डीजल या जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, टरबाइन फ्यूल होते हैं, अल्कोहल होता है, उसे आज भी दूर रखा गया है। जीएसटी की परिभाषा में भी ये कहा गया है कि मानव के द्वारा उपभोग किए जाने वाले अल्कोहल को छोड़कर प्रत्येक वस्तु और सेवा पर लगने वाला कर वस्तु एवं सेवा कर कहलाएगा। संविधान में यह परिभाषा दी गई है। हालांकि पेट्रोल पर भी नहीं लगता, डीजल पर भी नहीं लगता, लेकिन जीएसटी की परिभाषा अगर आप 366 में पढ़ेंगे, क्योंकि 366 में परिभाषाएं दी गई है, वहां पर जीएसटी की परिभाषा ऐसी है, यानी मनुष्य के द्वारा अल्कोहल यानी शराब जो मनुष्य कंज्यूम करता है उनको छोड़कर प्रत्येक वस्तु और सेवा पर कर लगने वाला कर जीएसटी है। तो परिभाषा में भी जोड़ा, सातवीं अनुसूची में भी परिवर्तन हुए, जो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध है उनमें भी कई सारे परिवर्तन हुए। 246A जोड़ा, 268A जोड़ा, 279A जोड़ा। इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसमें कुछ पॉइंटों में परिवर्तन किया गया, क्योंकि इसमें जीएसटी उपकर का प्रावधान भी है। चलो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, बिल नंबर है 123। इसके द्वारा क्या हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि कल ही आप लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मिली। इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होता था लेकिन वो संवैधानिक नहीं होता था, सांविधिक होता था। और भारत में 7 पिछड़ा वर्ग आयोग पहले बन चुके थे सांविधिक कानून के आधार पर। एक कानून था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। जैसे मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग क्या है? सांविधिक। सांविधिक का मतलब कानून के माध्यम से उसका गठन होता है। अगर मान लीजिए कि आज भारत सरकार ये कहे कोई अमेंडमेंट के द्वारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संवैधानिक मान्यता दी जाती है, तो इसका मतलब यह है कि संविधान से पहले भी तो उसका गठन हुआ होगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इस अमेंडमेंट से पहले भी गठित किए जाते थे, लेकिन वो संवैधानिक नहीं होते थे, सांविधिक होते थे, कानून के माध्यम से गठित होते थे। अब यह कहा गया कि संवैधानिक होगा, तो हमने नया आर्टिकल जोड़ा 338B और पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बन चुका है भगवान लाल साहनी की अध्यक्षता में। वो पहला संवैधानिक आयोग है। उससे पहले भी बने, स्टार्टिंग अंदर 2 बने थे, बीपी मंडल और काका कालेलकर। ये संविधान ना सांविधिक थे ना संवैधानिक थे, ये कार्यकारी थे, आर्टिकल 340 के तहत बने थे। आगे चलकर फिर कानून आया, फिर उस कानून के तहत 7 बने और वर्तमान में अभी जो बना वो पहला संवैधानिक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके द्वारा हमने और भी कुछ जोड़ा था। इसके द्वारा हमने 342A जोड़ा और इसके साथ साथ हमने 366(26C) भी जोड़ा। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो किस आर्टिकल में है? 338 में है।
341 में क्या है? 341 में क्या है? एससी की परिभाषा। एससी अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया कि किसे अनुसूचित जाति घोषित किया जाएगा, उसको कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति घोषित करेगा, राज्यपाल घोषित करेगा, उसको कैसे ऐड किया जाएगा, सूची से हटाना है तो कैसे होगा। 342 में बताया गया अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो 342 ए में हमने सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सूची में डालने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति दी। इसी 102 अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ एक अमेंडमेंट और हुआ है 105, क्योंकि 102 में संशोधन के द्वारा यह कहा गया था कि पूरे भारत में राज्य में जो ओबीसी है, ओबीसी का मतलब सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, राज्यों में जो है और केंद्र में, सबकी सूची राष्ट्रपति ही बनाएगा, राज्य अपनी नहीं बनाएंगे। लेकिन 105 अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया कि राष्ट्रपति केवल केंद्र की बनाएगा, राज्यों की सूची राज्यपाल बनाएंगे। ये 105 अमेंडमेंट के द्वारा चेंज हुआ और इसी आर्टिकल में हुआ। 366(26) सी में क्या है? सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की परिभाषा। पहले हम लोग याद करते थे कि भारतीय संविधान में एससी की परिभाषा दी गई है, एसटी की दी गई है, लेकिन पिछड़े वर्ग की नहीं दी गई। लेकिन अब पिछड़े वर्ग की परिभाषा भी संविधान में दी गई है और उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है 366(26) सी। यानी 102 में संविधान संशोधन के द्वारा 3 आर्टिकल जोड़े, 338 बी, 342 ए और 366(26) सी। अब ये तीनों क्या है? ये तो कल आप लोग पढ़ ही लेंगे, क्योंकि कल हमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी पढ़ना है, तो वहां पर तीनों ही आर्टिकल आप लोग पढ़ेंगे कि 342 ए में क्या है, 338 बी में क्या है, 366(26) सी में क्या है और 340 में क्या था। तो ये 102 अमेंडमेंट था। राष्ट्रपति ने इसे जिस दिन अपनी मंजूरी दी उसी दिन यह भारत में लागू हो गया, 11/8/2018। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी तभी बन गया, वो एक निर्धारित तारीख को बनेगा जिसके बारे में कल बात करेंगे। लेकिन ये जो 102 अमेंडमेंट है ये 11 अगस्त 2018 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 103(3) यह भी आप लोगों ने 15(6) और 16(6) में पढ़ा था। इसका बिल नंबर क्या है? 124 2018 बिल नंबर और अमेंडमेंट 103। इस बिल को किसने पेश किया था? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जो हुआ करते थे थावर चंद गहलोत, उन्होंने यह बिल पेश किया था। पहले लोकसभा से पास हुआ 8 जनवरी 2019, राज्यसभा से अगले ही दिन पास हो गया, राष्ट्रपति ने 12 जनवरी 2019 को पास कर दिया और लागू हो गया 14 जनवरी 2019 को। इस तरीके से यह अधिनियम लागू होता है। इसके द्वारा 2 आर्टिकल में चेंज हुए हैं। आर्टिकल 15 में 15(6) जोड़ा, 16 में 16(6) जोड़ा। 15(6) में कहा गया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं EWS, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन मिलेगा। 16(6) में कहा गया कि उन्हें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा, केंद्र सरकार की। बाकी राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से देख लें कि लागू करना है कि नहीं करना। राज्य सरकारों ने लागू कर ही दिया है। और प्रधानमंत्री ने इस बिल के बारे में कहा था कि यह हमारे देश में के इतिहास का ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, स्वर्ण लोग हैं, उनको रिजर्वेशन मिला है। SC, ST, OBC के महिलाओं की रिजर्वेशन की बात हमेशा होती है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उन्हें पहली बार रिजर्वेशन मिला है। तो उन्होंने इस बिल के बारे में ऐसा बोला। केंद्र सरकार ने इसकी कंडीशन रखी है, बाकी राज्य सरकारों में अलग अलग हो सकती हैं। जैसे केंद्र सरकार में पारिवारिक आय 8 लाख बताई गई है, लेकिन अगर आप हरियाणा में 6 लाख रुपए है परिवार की आय। तो कुछ प्रावधान राज्यों में अलग अलग हैं। केंद्र के अनुसार अगर आप सेंटर के अंदर EWS का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो ये शर्तें हैं। आपका परिवार का मतलब अगर आप अविवाहित हैं तो आपके माता पिता और आप, अगर आप विवाहित हैं तो आप और आपकी पत्नी और आपके बच्चे अगर हैं तो वो परिवार माना जाएगा। 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। परिवार के पास 1000 वर्ग फीट से कम का घर होना चाहिए। शहरी क्षेत्र वाले परिवारों के पास 100 वर्ग गज से अधिक
कोई आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो 200 वर्ग से कम होना चाहिए। परिवार की जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। और ये SC ST OBC के लिए नहीं है, ये जनरल कैटेगरी के लिए लोगों के लिए है। तो ये सेंटर के अंदर अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो ये प्रावधान है। आगे अमेंडमेंट हुआ 104th अमेंडमेंट, इसके द्वारा इसका बिल नंबर है 126 और आप देखेंगे 125वां गायब है, सीधा 126 आ रहा है, यानी 125वां बिल पारित नहीं हुआ। इसे पेश किया गया रविशंकर प्रसाद जो कि IT मिनिस्टर हुआ करते थे। लोकसभा से 10 दिसंबर को पास हुआ, राज्यसभा से 12 और राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार किया 21 जनवरी 2020 को। इसमें हुआ क्या, लोकसभा विधानसभा में जो SC ST का रिजर्वेशन था उसे आने वाले 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों और नगर पालिकाओं में जो ST ST का रिजर्वेशन है उसे आने वाले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। और जो एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 मनोनीत किए जाते हैं, विधानसभा में 1, उसको समाप्त कर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 331 और 333, 331 बताता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के बारे में, 333 बताता है विधानसभा में एंग्लो इंडियन के बारे में। तो 331 और 333 में जो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, कहा उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको रोक दे रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। SC ST का रिजर्वेशन कंटिन्यू 10 सालों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की परंपरा अब रोक दी जाती है। और यह अधिनियम लागू हुआ 25 जनवरी 2020, यानी 25 जनवरी 2020 के बाद अब कभी भी लोकसभा या विधानसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC ST के रिजर्वेशन को आने वाले 10 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया गया, लेकिन जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा, लोकसभा में 2, विधानसभा में 1, उसको अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब आगे वाली लोकसभा विधानसभा में वो कंटिन्यू नहीं होगा, लेकिन SC ST का रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि देश में कभी ऐसा वक्त भी आए कि लोकसभा विधानसभा के मामले में भी SC ST का रिजर्वेशन कहे कि अब हम आने वाले 10 वर्षों में कंटिन्यू नहीं करेंगे। कर सकते हैं, क्योंकि हर 10 वर्षों में बढ़ा रहे हैं। संविधान के लागू होने से लेकर 10 वर्षों के लिए मिला था 1960, फिर 10 वर्ष, फिर 10 वर्ष, बढ़ाते चले गए। अब भी बढ़ा दिया है 10 वर्षों के लिए, फिर एक अमेंडमेंट और होगा, फिर उसके बाद फिर 10 वर्षों के लिए बढ़ जाएगा, फिर होगा, फिर 10 वर्षों के लिए। हो सकता है कि कभी ना भी बढ़ाए, बाकी भारत है, संभव तो नहीं है। अब आते हैं आखिरी अमेंडमेंट जो अब तक हुआ है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, बिल नंबर 127। लोकसभा से अभी पास हुआ 10 अगस्त 2021, अगले दिन राज्यसभा से, और राष्ट्रपति ने पास किया 18 अगस्त 2021, यानी 18 अगस्त 2021 को यह बन गया 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। लागू हो गया 15 सितंबर 2021। और इसमें चेंज कहां कहां हुआ, 3 आर्टिकल में चेंज हुआ, 338 बी, 342 ए और 326 66 26 से, जो कि 102 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। कुल मिलाकर हुआ क्या, ये मामला कुछ ऐसा था कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा रिजर्वेशन को लेकर मामला था। महाराष्ट्र की सरकार ने मराठाओं को रिजर्वेशन दे दिया था OBC कैटेगरी के अंदर। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों को अब OBC की सूची बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 102 में संशोधन के द्वारा अब राष्ट्रपति ही बताएगा कि केंद्र में OBC में कौन आते हैं और राज्यों में कौन आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दूसरे तरीके से लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, राज्य अपनी OBC की सूची खुद बनाएंगे, केंद्र अपनी अलग बनाए। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को अपने अपने राज्यों में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का अधिकार है, यह मामला था। और इसके द्वारा इन 3 प्रावधानों में संशोधित कर राज्यों को अपने सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्गों की शक्ति को बहाल किया कि प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से देखे कि उनके राज्य में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन है। केंद्र नहीं बताएगा, क्योंकि 102 में संशोधन के द्वारा कहा गया कि केंद्र ही बताएगा कि राज्यों में कौन पिछड़ा है। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा सीधा कहा गया कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से बता दे कि कौन पिछड़ा है कौन नहीं।
अपनी अपनी सूची बनाएगी, इसमें राष्ट्रपति या केंद्र सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो ये हुआ था 105th अमेंडमेंट के द्वारा।